लास्ट में हम लोग पढ़ लिए थे हम लोगों ने रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे बेटा रेजिस्टिविटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है कि रेजिस्टिविटी, आज हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा? रेजिस्टिविटी के बारे में। मतलब रेजिस्टेंस जब हम लोग निकालते, हमने किसी वायर का रेजिस्टेंस देखा तो हमने देखा था कि भाई रेजिस्टेंस डिपेंड करता था लेंथ पर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, दोनों को मिला लिया था हमने। तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के बाद हमने एक कांस्टेंट लगाया, क्या नाम दे दिया उसको? रो। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किसी मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप करती है, उसको हमने नाम दिया था रेजिस्टिविटी। क्या नाम दिया था बेटा? रेजिस्टिविटी। अच्छा, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हमने और भी निकाला था। फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल टू ML अपॉन में NE² टाउ और ए, ये भी निकाला था हमने। तो इस पूरे पार्ट को ही तो हमने रेजिस्टिविटी बोला था, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सिर्फ लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं भाई रेजिस्टिविटी कि रेजिस्टिविटी कैसे होता है। देखो सबसे पहले कि रेजिस्टेंस जो है, मान लेते हैं हमारे पास ये एक कंडक्टर है जिसकी आपको एक लेंथ दे रखी है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है A। तो आपने कहा R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, और R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? A के। तो भाई एरिया अगर आप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और अगर आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, जितना लंबा वायर उतनी ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर पाएंगे, मतलब एरिया ज्यादा हो रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो आपने कांस्टेंट लगा लिया, इसको हमने आपने नाम क्या दे दिया? रेजिस्टिविटी, और इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? रो। ठीक है, बात आती है बेटा, ये वैल्यू को क्या बोलते हैं बेटा? हम रो बोलते हैं। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो देख रहे हैं। रेजिस्टिविटी जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो देखो बेटा, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था रेजिस्टिविटी का, कुछ थोड़ा सा याद करिए। रो इज इक्वल टू M अपॉन NE² टाउ, यही तो है भाई। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो यही तो था, ML अपॉन में NE² टाउ और A। तो ये जो पार्ट है ये क्या बन जाता है? रेजिस्टिविटी बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? रेजिस्टिविटी। क्या बन जाएगा बेटा? रेजिस्टिविटी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि देखो रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है, तो हमारे पास एक मटेरियल है, मान लेते हैं हमारे पास कोई कंडक्टर है। तो भाई कंडक्टर के पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस मटेरियल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर भी क्या होगा? रेजिस्टिविटी डिपेंड होगी। लेकिन अब इसमें एक बात आती है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एल्यूमिनियम का वायर है, तो एल्यूमिनियम के वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कोई बदलाव नहीं आएगा। किसी कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। लेकिन हाँ, उसमें एक दूसरा वर्ड और होता है, नेचर ऑफ मटेरियल। यदि आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, टेम्परेचर यदि आप क्या करेंगे? चेंज करेंगे, तो क्या होगा भाई? उसका रिलैक्सेशन टाइम बदलेगा। टेम्परेचर बदलेंगे तो क्या बदलेगा? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम बदलेगा तो रेजिस्टिविटी बदलेगी। ठीक है, तो देखिए दो फैक्टर हैं। पहला एन, एन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनती है, बदलती है तो रेजिस्टिविटी बदलेगी। दूसरा, यदि उसका रिलैक्सेशन टाइम बदलता है, और रिलैक्सेशन टाइम को कौन बदलेगा? टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में जो टकराव होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन के बीच का टकराव कम हो गया तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए जरा, हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर है रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। एन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलेंगे आप उसको। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू अपने आप ही कम हो जाएगी। मतलब सर्किट के अंदर या किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्याएं कम है वॉल्यूम की अपेक्षा, तो इस हिसाब से डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। मतलब उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। दूसरा, एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। याद रखेंगे
कि जो n है, n मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पर। यदि आप कंडक्टर के केस की बात करते हैं, जैसे कि कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब अगर आप एल्यूमिनियम की बात करें, अगर आप आयरन की बात करें, तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी नहीं बदलती, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू को बदलते हैं तभी सिर्फ खाली रेजिस्टिविटी बदलेगी, बाकी जो फैक्टर्स हैं हमारे पास इसके m n e स्क्वायर टाउ ये सेम रहेंगे, बस ये भी चेंज होगा और ये चेंज होगा, ठीक है। दूसरा, रो किस बात पे डिपेंड करता है? टाउ पर। अगर आप मान लेते हैं टेम्परेचर चेंज कर दें, भाई एल्यूमिनियम, पहले एक बात समझो, रेजिस्टिविटी चेंज कब कब होगी? एल्यूमिनियम पर। भाई एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी अलग है, क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग है। कॉपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग है। भाई जैसा मटेरियल होगा, जैसी नंबर डेंसिटी होगी, वैसा ही आपकी रेजिस्टिविटी निकल करके आएगी, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है कि मान लेते हैं मटेरियल सेम है, मान लेते हैं एल्यूमिनियम का ही वायर है मेरे पास, और अगर हम उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या घट जाएगा? रिलैक्सेशन टाइम। क्या घट जाएगा बेटा? रिलैक्सेशन टाइम। याद रखिएगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर टाउ डिक्रीज। टाउ क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और आपको पता है कि रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के, मतलब टाउ अगर घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रॉन्स के बीच का कम हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, यदि हम इनके बीच में बेटा ग्राफ देखें रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के लिए, तो अगर आपसे बोला जाएगा कि किसी भी मेटल में हमारे पास क्या होते हैं भाई, नंबर डेंसिटी दे रखी है, भाई वो तो चेंज आसानी से होगी नहीं, नंबर डेंसिटी तो आप बदल नहीं पाओगे किसी भी मेटल की, उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या तो फिक्स रहेगी। अब आपने क्या करा? टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। ये तो बताया भी आपको। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। मतलब रो डिपेंड कर रहा है किस पर? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी भी, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या गिर रहा है बेटा? रिलैक्सेशन टाइम। ये तो हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है? गिर रहा है। ये गिरेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो यदि हम मेटल के केस में ग्राफ देखें तो ग्राफ बनना तो यहां से चाहिए जीरो से, लेकिन असल में जीरो से बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी मेटल की रेजिस्टिविटी जीरो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कि किसी ना किसी टेम्परेचर पर, 0 डिग्री केल्विन पर भी किसी ना किसी मेटल की कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी तो होती ही है। तो ग्राफ कहां से चलेगा? यहाँ पर रो नॉट, यहाँ पर कितना है? 0। ये टेम्परेचर है और इधर क्या है बेटा? रेजिस्टिविटी। क्लियर है बेटा? यदि आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू 0 नहीं होगी किसी भी मेटल के लिए। क्लियर है? तो देखिए पहला ग्राफ मेटल के लिए यदि आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन, तो ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा, ये किसके लिए है? 300 केल्विन के लिए बनाया गया ग्राफ है। ये 20 केल्विन के लिए बनाया है, लेकिन ग्राफ उसी प्रकार से बनेगा कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू 0 पर भी कुछ ना कुछ होगी मेटल की, और जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज भी हो जाएगी। क्लियर है? अगला आता है बेटा अलॉय। अगर आप अलॉय की बात करें तो अलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो, जैसे कि नाइक्रोम में रेजिस्टिविटी की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से, नाइक्रोम में और मैग्नीन में, ये दो केस है, नाइक्रोम में और मैग्नीन में जितने भी अलॉय होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती। जैसे कि नाइक्रोम में आप देख रहे हो 1.1 से नीचे है रेजिस्टिविटी, और कहां तक पहुंच पाई है? 1.2 तक, लेकिन टेम्परेचर कहां तक पहुंच गया? 800 केल्विन। 0 से कितना पहुंच गया? तो टेम्परेचर तो बहुत बड़ा है, लेकिन रेजिस्टिविटी बहुत ही मामूली सी बढ़ पाई, एक तरीके से कांस्टेंट ही है भाई। 100-200 डिग्री तक तो उसमें कोई बदलाव दिखाई देगा ही नहीं आपको रेजिस्टिविटी में। बात समझ में आ रही है? सेम मैग्नीन के अंदर भी, मैग्नीन भी एक आपके पास अलॉय है, और मैग्नीन में भी अगर आप देखो तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा, मतलब बहुत ना के बराबर ही रेजिस्टिविटी चेंज होगी विद चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है? नेक्स्ट आता है बेटा सेमीकंडक्टर। एक बात दिमाग में फिट करनी है
कि सेमीकंडक्टर के केस में भाई जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर आप मान लिया आपने क्या करा बेटा, टेम्परेचर बढ़ाया, तो बेटा होगा क्या, आपकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये किस बात पर डिपेंड करती है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नंबर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव कर पाएगा, और मूव कर पाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो पाएगी, कम हो जाएगी। सिर्फ खाली सेमीकंडक्टर के केस में उल्टी है। तो सेमीकंडक्टर के केस में अगर आप देखेंगे रेजिस्टिविटी के लिए, तो रेजिस्टिविटी ऊपर और टेम्परेचर इधर, तो ग्राफ कैसा जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ सेमीकंडक्टर के केस में कैसा जाएगा, कर्व जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सिंपल है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की डिक्रीज होगी। क्लियर हो रही बात बेटा, ठीक है। इंसुलेटर्स के लिए अगर आप बात करोगे तो भाई ये तो हमेशा जीरो रहती है। इलेक्ट्रोलाइट्स में हमेशा रेजिस्टिविटी बिल्कुल जैसे कि कंडक्टर में काम करती है वैसे एक इलेक्ट्रोलाइट्स में काम करती है। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा दो टर्म्स और है हमारे पास। पहला टर्म है बेटा कंडक्टेंस और दूसरा टर्म है कंडक्टिविटी। दो टर्म और पढ़ रहे हैं हम, पहला कंडक्टेंस और दूसरा है कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस का मतलब क्या है, कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा। जब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब क्या है, करंट आसानी से फ्लो कर पाएगा उसमें से, रुकावट कम है उसके अंदर, तो इसका मतलब उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, हाई होगी। क्लियर है, कंडक्टेंस का मतलब ही है ज्यादा अच्छा कंडक्टर। तो ज्यादा अच्छा कंडक्टर कब बनेगा, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होगी। क्लियर है, तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इसको आप बोल सकते हो ओम इनवर्स, या फिर आप बोल सकते हो MHO, या फिर इसको आप बोल सकते हो साइमन। क्या बोल सकते हो, साइमन। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट जिनके नाम पर दो यूनिट है। क्या नाम है उनका, सर जॉर्ज ओम साइमन। ठीक है, तो उनके नाम पर दो दो यूनिट है। ठीक है, तो पहली तो ओम रेजिस्टेंस के लिए, दूसरी क्या है, साइमन। ठीक है भाई, दूसरा आता है बेटा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, ये रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की उल्टी है। अब रेजिस्टेंस ज्यादा कब होगी, जब रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, सीधी बात है। तो इसका मतलब अगर एक कंडक्टर अच्छा कंडक्टर है तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी कि रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मतलब उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, एक अच्छे कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। क्लियर है, तो इसमें बन क्या जाता है बेटा यूनिट, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या फिर MHO मीटर इनवर्स, या फिर साइमन मीटर इनवर्स। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है बेटा रिलेशन बिटवीन जे मतलब करंट डेंसिटी, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, और रो मतलब रेजिस्टिविटी। मतलब हम एक रिलेशन निकाल रहे हैं, और ई भी आएगा इसमें, सॉरी इसमें आएगा ई, इसकी जगह कर दीजिएगा ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म देख रहे हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ की क्या बेटा, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। अभी तक हम ओम्स लॉ को V = IR के फॉर्म में पढ़ते हैं, अब हम ओम्स लॉ को करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे, करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखेंगे, और कंडक्टिविटी के टर्म में लिखेंगे। तो देखिए जरा, आपने करंट का फॉर्मूला पढ़ा है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, I = NEA, VD होता है, और VD की जगह पर आप क्या बोलते हो, VD की जगह पर क्या बोलते हो, E टाउ बाई, तो यहाँ आप लगाओगे I की जगह पर, यहाँ पर NEA, और VD की जगह पर E टाउ बाई बेटा, तो I = कितना आ गया, NE² A टाउ E बाय, बेटा इस A को अपॉन में लेके आएंगे तो I/A इज इक्वल टू NE², साथ में टाउ बाय M, साथ में। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा। नेक्स्ट आता है इसमें, आपको पता है करंट अपॉन एरिया क्या बनता है, करंट डेंसिटी।
यहाँ पर बेटा क्या बन जाएगा, ये आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ, ये होता है। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर लें तो वो क्या बन जाता है, कंडक्टिविटी। तो इसकी वैल्यू भी तो उल्टी हो जाएगी, तो n e स्क्वायर टाउ अपॉन में m। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी। तो यहाँ लिख दोगे कंडक्टिविटी और साथ में क्या बन गया, तो ये बन गई बेटा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या बन गई बेटा, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आता है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। तो बेटा हमको एक बिल्कुल सिंपल सी बात समझनी है कि यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यदि हम रेजिस्टेंस को बदलते हैं या टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। उन्होंने क्या करा, एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर को हीट किया, जैसे जैसे हीट किया तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बदल रहा था वैसे वैसे क्या आ रहा था, रेजिस्टेंस में भी चेंज आ रहा था। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, चेंज इन टेम्परेचर के, T2 माइनस। ऐसे ही जो रेजिस्टेंस में जो चेंज है वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था। जब दोनों को एक साथ में आप लिखोगे तो बोलोगे आप R2 माइनस R1 प्रोपोर्शनल टू R1, और साथ में क्या आएगा, T2 माइनस, हाँ भाई, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आएगा बेटा, एक अल्फा। अल्फा जो है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आपने बोल दिया यहाँ पर R1 और T2 माइनस T1 को लिख दिया आपने डेल्टा, एक तरफ लेके जाइए तो R2 इज इक्वल टू कितना आएगा, R1, और साथ में बेटा ये कॉमन निकाल लिया आपने R1 में से, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा। तो बेटा जैसे जैसे आप टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज करोगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के, सिंपल है। तो बेटा जो ये कांस्टेंट लगा है इसको बोलते हैं बेटा हम टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसकी बेटा यूनिट होती है, यूनिट कितनी होती है, चाहे तो केल्विन इनवर्स बोल दो या फिर बोल दो डिग्री सेल्सियस इनवर्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा निकल के आएगा, ऊपर बनेगा चेंज इन रेजिस्टेंस और नीचे क्या निकल के आएगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू राइज इन टेम्परेचर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा। जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ पर ये अल्फा की वैल्यू हमको निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू यहीं रह जाएगी। इस वाले पार्ट को नीचे लेके जाओगे, कितना बोलोगे, R2 माइनस R1 अपॉन में R1 और डेल्टा। तो ये तो हो गया बेटा चेंज इन रेजिस्टेंस, ये हो गया ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला बन जाता है अल्फा के लिए, और अल्फा की जो यूनिट निकलती है वो क्या बेटा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। क्लियर हो रही बात बेटा। बेटा कुछ इसमें याद करने वाली बात है कि हमेशा, एक सेकेंड, बेटा हमेशा हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू होगी किसके लिए, मेटल्स के लिए, चाहे सिल्वर बोलो चाहे कॉपर बोलो, इसकी वैल्यू कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव। ये याद करने वाली है कि भाई मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, भाई रेजिस्टिविटी चेंज होती है, रेजिस्टिविटी चेंज होती है मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, इसीलिए अल्फा की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव। अच्छा अगर आपसे बोला जाएगा इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे भी तो ज्यादा अंतर तो आने वाला नहीं, रेजिस्टेंस तो बढ़ता ही नहीं है उसका, तो बेसिकली उसकी वैल्यू कैसी होती है बेटा, नेगेटिव। और आपने सेमीकंडक्टर में तो देखा ही था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस उल्टी कम हो जाएगी, तो इसलिए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिग्रीज हो जाएगी, और कैसी हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर हुई बात बेटा। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के केस में जीरो या नेगेटिव, और कंडक्टर्स के केस में कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट है बेटा, ये कलर कोडिंग आपको नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट आपको ये बात याद रखनी है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है बेटा, जब भी हम रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो हमको एक बात तो हमेशा याद रखनी है कि हमेशा करंट की वैल्यू सेम रहती है। सीरीज में करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम, लेकिन पोटेंशियल अलग अलग होते हैं। पोटेंशियल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सीरीज में करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, पोटेंशियल अलग अलग होते हैं, तो इसलिए हम पोटेंशियल को आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आपको रेजिस्टेंस निकालनी है सीरीज में तो फॉर्मूला क्या बनता है,
R1 प्लस R2 प्लस R3 सब कुछ ऐड कर देते हैं। यदि पैरेलल में करते हैं तो बेटा हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल में उसको ऐड करते हैं। तो रेसिप्रोकल में जब आप ऐड करते हो तो फॉर्मूला वही बनता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 बाय, बेटा इनके क्वेश्चन की बात अभी हम करेंगे, ये तो जनरल बात है जो पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट आएगी बेटा बात इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वर्ड क्या बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास एक सेल है या एक बैटरी है, तो उनके पास बैटरी या सेल के पास उसके क्या है, इलेक्ट्रोड्स है, उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स होती हैं सेल के पास, दो टर्मिनल है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है कि वो नेगेटिव एंड से डायरेक्टली पॉजिटिव एंड पर पहुंच जाए विदाउट एक्सटर्नल सर्किट। वो नहीं चाहता कि सर्किट में घूम करके जाए, वो चाहता क्या है कि सेल के अंदर ही नेगेटिव से पॉजिटिव में पहुंच जाए। जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव में सेल के अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसके अंदर सेल के अंदर रखे हुए जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो उसको जाने से रोकते हैं और एक रुकावट पैदा करते हैं। इसी को बोलते हैं बेटा हम इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है बेटा, सिंपल से भाषा में द रेजिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल, सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो बेटा कुछ फैक्टर ऐसे बोल सकते हो, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल पासेस करंट थ्रू द सेल। मतलब करंट सेल के अंदर से गुजर के जाए, ऐसा सेल नहीं चाह रहा। जैसे कि ये आपके पास एक सेल है, ये एक सेल है, ये इसका ये बेटा ये नेगेटिव एंड है, ये इसका पॉजिटिव एंड है। तो सेल के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, ये चाहते हैं कि ये डायरेक्टली यहां से इधर के डायरेक्शन में क्या हो जाए, मूव हो जाए। लेकिन अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट है इसको जाने से रोक रहा है और एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसको ही बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर हो रही बात बेटा। अच्छा अब देखो इसमें कुछ टर्म और भी हैं, जैसे सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म है जब सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा इसमें ईएमएफ। जब सेल को आप किसी सर्किट में नहीं लगाते, मतलब आपने एक सेल लिया उसको सर्किट में नहीं लगाया, तो उसके पास जो स्टोर्ड पोटेंशियल है वो कहलाता है ईएमएफ। क्या कहलाता है, जैसे सेल के ऊपर जो लिखी हुई वैल्यू होती है, अगर आप सेल को देखोगे और उसके ऊपर लिखी हुई एक वैल्यू होगी, मान लीजिए लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलेंगे हम क्या बोलते हैं उसको, उसका ईएमएफ है। क्या बेटा, वो उसकी स्टोर्ड वैल्यू है, इतना पोटेंशियल वो लेकर के बैठा हुआ है, ठीक है। जब वही ईएमएफ सर्किट में लगा दिया जाता है, मतलब वही सेल को अगर हम सर्किट में लगाते हैं तो सर्किट के अंदर क्या बनाता है वो, पोटेंशियल डिफरेंस। जब वो किसी रेजिस्टर से गुजरता है तो क्या बनाता है बेटा, वो पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही है, सिंपल। तो आपने बोला इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए देखो एक छोटा सा फॉर्मूला देखेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास देखो ये एक सर्किट है, ये सेल लगा हुआ है जिसका ईएमएफ कितना है, ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड। बेटा साथ में लगा हुआ है इसके पास एक इंटरनल है, हमने जानबूझ के बोला इंटरनल रेजिस्टेंस असल में उसके अंदर है लेकिन देखा बाहर की तरफ रहे। क्या किया, उसके एंड्स पर हमने एक क्या लगा दिया बेटा, वोल्टमीटर लगा दिया। साथ में यहां लगा दिया बेटा एक स्विच, साथ में लगा दिया बेटा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या लगा दिया बेटा, एक्सटर्नल, सिंपल है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया। अब पहली कंडीशन में मैंने क्या करा, स्विच को मतलब एक स्विच को ओपन कंडीशन में छोड़ दिया, मतलब करंट सर्किट में गुजर करके नहीं जा पा रहा है। अभी स्विच को ऑन नहीं किया, मतलब सर्किट को क्लोज नहीं किया है। अब जब सर्किट को क्लोज ही नहीं करा तो जो सेल का वोल्टेज है वो कौन दिखाएगा, ये दिखाएगा। इसका मतलब यहां पर जो V की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, E के बराबर। किसके बराबर आएगी भाई, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वायर्स के अंदर किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं है, तो जब आप बैटरी से डायरेक्टली वोल्टमीटर को लगाओगे तो वोल्टमीटर क्या दिखाएगा, बैटरी के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वो ईएमएफ बोल रहे हो आप। तो V की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ईएमएफ के। क्लियर है। अभी इस कंडीशन में सर्किट में किसी भी प्रकार का करंट नहीं गया है। जब हमने क्या करा, सर्किट को क्लोज कर दिया, सर्किट को क्या कर दिया बेटा, क्लोज कर दिया, सर्किट को क्लोज कर दिया। अब करंट क्या होगा, करंट गुजर के जाने लगेगा इस रजिस्टर से, आर से, यहां से गुजर करके पहुंचेगा।
एमीटर में एक रीडिंग पहुंचेगी, मतलब करंट की वैल्यू पहुंचेगी यहाँ पर। अब ऐसी कंडीशन में जो वोल्टेज है ये किसकी वैल्यू दिखाएगा, V, अभी तक तो E की वैल्यू दिखा रहा है, अब इसमें से माइनस क्या हो गया, I इंटू आर। क्या माइनस हो गया इसमें से, I इंटू। अब देखो कैसे, आपने कहा भाई करंट निकालेंगे, तो करंट का फॉर्मूला होता है टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। आप बस ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, है ना। I इक्वल टू टोटल EMF कितना है, टोटल EMF कितना है बेटा, E, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, देखो R में क्या जुड़ गया, कैपिटल R, तो R प्लस स्मॉल r। क्लियर हो रही बात बेटा। अगर आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, I इंटू कैपिटल R, I इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू E। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा। तो आपके पास I इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू कितना हो गया, E माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा, V, उधर भेज दो। तो बेटा I इंटू आर कॉमन निकाल लेंगे, V बचेगा कितना, E अपॉन V माइनस 1। हाँ, अपॉन में लेके आएंगे तो कितना आएगा, V अपॉन I, यहाँ पे कितना आएगा, E अपॉन V माइनस, बेटा V अपॉन I कितना हो जाएगा, कैपिटल R, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल R और ब्रैकेट में E अपॉन V माइनस। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू का फॉर्मूला आ गया R ब्रैकेट में E अपॉन V माइनस 1। ठीक है, क्या बन गया बेटा, R ब्रैकेट में E अपॉन V माइनस 1। सिंपल है, ये याद करना है, डेरिवेशन ढंग से देखना है बेटा, इस पर क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन की बात अभी हम कल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है, अच्छा एक चीज और, इसमें दो कंडीशन है। हमको एक बात हमेशा समझ में आ रही है कि ईएमएफ की वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, डिस्चार्ज जब हो रहा था आपका सेल, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ईएमएफ की वैल्यू से ज्यादा पोटेंशियल की वैल्यू बने। मतलब ई हमेशा ग्रेटर या बराबर का रहेगा, किस कंडीशन में, V के बराबर। कब कर, किस कंडीशन बेटा, डिस्चार्जिंग की कंडीशन में। किसमें बेटा, डिस्चार्जिंग की कंडीशन में। ठीक है भाई, जब सर्किट में से जो सेल है उसका पोटेंशियल खत्म होता जा रहा होगा, मतलब सेल जो है डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो E की वैल्यू किससे ज्यादा होगी बेटा, V से। तो उस कंडीशन में हमेशा फॉर्मूला बनेगा V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू आर, V इक्वल टू E माइनस I इंटू। क्लियर हुई बात बेटा। लेकिन यदि सर्किट में जो सेल लगाया गया है उसको हम चार्ज कर रहे हैं, अभी तो सेल डिस्चार्ज हो रहा था, अब सेल को आप क्या कर रहे हो, चार्ज कर। जैसे अभी अपने मोबाइल को आप यूज कर रहे हो, तो मोबाइल में से जो वोल्टेज निकल के आ रहे हैं वो कितने होंगे, E माइनस आई आर। कितने हो रहे हैं बेटा, E माइनस। लेकिन यदि आप फोन को चार्ज कर रहे हैं उस कंडीशन में, जैसे कि ये चार्जर लगा है और ये लगा है आपका सेल, उस कंडीशन में जो वोल्टेज बनेंगे यहाँ पर जो बेटा वोल्टेज बनेंगे ये वाले V, ये किसके बराबर बनेंगे, ये इससे ज्यादा बनेंगे। तो V की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, E प्लस I इंटू, ऐसी कंडीशन में वोल्टेज की वैल्यू ऐड हो जाएगी, बढ़ रही होगी, और कितनी बन रही होगी, E प्लस आई आर के बराबर। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा। चार्जिंग की कंडीशन अलग है और डिस्चार्जिंग की कंडीशन अलग है, याद रखोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा। हाँ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा ग्रुपिंग ऑफ सेल, सीरीज में जोड़ने का तरीका और पैरेलल में जोड़ने का तरीका। अब देखो, सेल को जोड़ रहे हैं सीरीज और पैरेलल में। पहली कंडीशन में हम दो अलग अलग ईएमएफ और अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सेल को डायरेक्ट सीरीज में जोड़ रहे हैं। किसमें जोड़ रहे हैं बेटा, सीरीज में जोड़ रहे हैं। अब सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या है कि देखो, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा कैसा है बेटा, पॉजिटिव, तो ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सीरीज कंडीशन बन गई। हाँ, देखो इसमें तीन एंड है, एक एंड तो ए और बी है, एक एंड है बी और सी, ये तो हो गए ए बी और सी, तीन अलग अलग एंड है। अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि बताओ ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप यही तो बोलोगे वी ए बी। इसका मतलब फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था E माइनस आई आर। क्या पढ़ा था, E माइनस आई आर। तो इसका ईएमएफ कितना है, E1, और रेजिस्टेंस कितना है बेटा इसका, R1, और करंट कितना है, I, तो आई आर। क्या ये बात समझ में आई बेटा, डिस्चार्ज होना ना, तो कितना होगा, E माइनस आई आर। तो क्या बोलोगे, E माइनस आई आर। ऐसे ही इसके लिए अगर आप बोलेंगे तो कितना आएगा, VBC, कितना आएगा,
यहाँ से यहाँ तक VBC, तो VBC की वैल्यू कितनी आएगी बोलो बेटा? E2 में से क्या माइनस करोगे? IR2। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? अब मेरे को अगर यहां से A से लेकर C तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, A से लेकर के, तो VAC की वैल्यू का मतलब हो गया VA माइनस VC, या फिर आप बोल सकते हो इसको और इसको क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया जाए। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी? VAC की वैल्यू आ जाएगी VAB और VBC। कितनी वैल्यू बेटा VAC की वैल्यू? E1 माइनस, और दूसरा E2 माइनस IR। बेटा E1 और E2 तो ऐड हो गए, E1 प्लस E2 ये आ गया। बेटा कॉमन क्या आ जाएगा इन दोनों में से? माइनस का I, बचेगा क्या? R1 प्लस R2। क्या ये बात समझ? यहाँ पे सही कर लेना, इसमें यहाँ पर I आ जाएगा। ठीक है भाई, तो VAC की वैल्यू कितनी हो गई? E1 प्लस E2 माइनस का I R1 प्लस R2। सिंपल है। अब ऐसे ही यदि सेल का थोड़ा सा एंड्स जो है वो बदल जाए, जैसे कि इस वाली सिचुएशन में यदि आप देखो बेटा, तो वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखो ये वाला हिस्सा क्या है और ये पॉजिटिव। हाँ भाई, तो अगर मैं आपसे बोलूं मुझे VAB निकालना है, तो आप क्या बोलेंगे VAB के लिए? बोलो VAB के लिए आप क्या बोलेंगे बेटा? बोलो। इसमें आप बोलेंगे E1 माइनस, तो सेम है I इंटू, ये तो बोलेंगे। लेकिन जब VB निकालेंगे, VBC, कितना बोलोगे? E2 कैसा होगा? पहले माइनस की साइड में पहुंच रहे हैं ना, तो माइनस का IR। बेटा अब इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा टोटल A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। तो आपने क्या करा? इन दोनों को ऐड कर लो, तो VAC की वैल्यू कितनी आएगी? इसको जोड़ो, तो E1 माइनस E2, ये तो ऐड करने पे माइनस आ जाएगा बीच में साइन। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? माइनस का I, तो बचेगा क्या? R1 प्लस। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल है। सेम बेटा अगर हमको पैरेलल में जोड़ना हुआ, इनको पैरेलल में जोड़ना है, तो देखो E1 R1 और ऐसे ही E2 और, लेकिन एक बात हमको पता है कि पैरेलल में करंट का सम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि करंट अलग अलग होते हैं। इस वाले सेल से जो करंट निकल के आएगा वो है I1, दूसरे वाले सेल से जो करंट निकल के जा रहा है वो कितना है बेटा? I2। तो इसका मतलब I इक्वल टू कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। अब हम क्या करने वाले हैं? पहले वाले सेल का वोल्टेज निकालने वाले हैं। पहले वाले सेल का वोल्टेज कितना है? V। अब हमको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है? सेम। तो V इक्वल टू कितना हो गया? E1 माइनस I1 R1। सही है। ऐसे दूसरे वाले में V इक्वल टू कितना होगा? E2 माइनस I2। बेटा दोनों में से I1 और I2 निकाल लो, I1 और, तो इसमें से अगर आप I1 निकालेंगे तो जब बताना कितना आएगा बेटा? I1 निकालेंगे तो I1 निकालेंगे इसमें से, तो कितना आएगा बोलो? आप E1 ऊपर लिख देंगे और क्या आएगा बेटा? माइनस का V, है ना, अपॉन में ये आएगा। ऐसे ही I2 इक्वल टू कितना आएगा? E2 माइनस V अपॉन में, ये वैल्यू उठा करके आपको बस खाली यहां लगाना है, I1 प्लस I2। लगा पाएंगे? तो वैल्यू क्या आएगी बेटा? बोलो देखो, ये वैल्यू बताओ बेटा कितनी आएगी? तो I की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? E1 माइनस V अपॉन, ऐसे ही इसका कितना आएगा? E2 माइनस V बाई। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? सिंपल कहानी है। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है भाई? मैंने I1 और I2 को क्या कर दिया है? ऐड कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अच्छा देखो, अब V की वैल्यू और पुट कर देंगे बस खाली। देखो कहाँ से निकालेंगे V की वैल्यू? ये रही हमारे पास, यहाँ तक वैल्यू आ गई। अभी ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये इसके और ये इसके, ये इसके और ये इसके आगे भाई। तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस का V1 बाई R1 माइनस V2 बाई, कॉमन निकाल लिया, V सॉल्व कर लिया वैल्यू। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास? यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी वैल्यू, इतना ही छोड़ दो, सफिशिएंट है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ रही बेटा? तो I इक्वल टू कितना हो गया? E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस का V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सिंपल है। ग्रुपिंग ऑफ नंबर ऑफ n वाली कंडीशन मत पढ़ना। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ रही बेटा? अच्छा, यदि आप सीरीज ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं, वो भी बहुत सारे सेल्स की एक साथ, लेकिन सारे सेल्स का ईएमएफ एक बराबर है तब। तो देखो मेरे पास n नंबर ऑफ सेल्स लगे हैं, 3 सेल लगे, 1
पहला सेल लगा है, दूसरा लगा है, तीसरा, ऐसे n नंबर ऑफ सेल्स लगे हैं। तो बेटा एक बात मेरे को समझ में आती है कि जब भी हम सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं, किसमें करते हैं, सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं, तो हमारा टोटल ईएमएफ क्या हो जाता है, ऐड होता चला जाता है, और क्या बनता है, n टाइम्स ऑफ ई। क्या बनता है, n टाइम्स ऑफ ई। ऐसे ही यदि हम रेजिस्टेंस, इन्हीं रेजिस्टेंस को भी ऐड करें तो क्या होगा, सारे रेजिस्टेंस जुड़ते जाएंगे, तो R प्लस R से कहां तक जाएगा, n तक। कितना आएगा बेटा, n टाइम्स ऑफ R। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर आपको, सॉरी, टोटल करंट निकालना है तो आप बोलोगे टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, ये तो फॉर्मूला था। तो बेटा देखो, टोटल ईएमएफ पता है आपको n इंटू ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस साथ में एन आर। किसके बराबर आ गया ये, क्या ये बात समझ में आ रही बेटा, I इज इक्वल टू कितना हो गया, एन ई अपॉन में R प्लस एन आर। सिंपल है। यदि हम पैरेलल में निकालें तो हमको एक बात पता है कि ईएमएफ क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन रेजिस्टेंस सेम नहीं रहता है, रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। तो देखो इसमें बेटा आप क्या बोलोगे, I इज इक्वल टू ईएमएफ तो रहा सेम, टोटल रेजिस्टेंस कितना रहा R, लेकिन अगर सारे रेजिस्टेंस स्मॉल r को जोड़ेंगे पैरेलल में तो कैसे जोड़ोगे आप, 1 बाय R प्लस 1 बाय R, ऐसे करते करते कहां तक, n तक। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n बाय, मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R बाई, ये वैल्यू उठाकर यहाँ लगा दो, R बाई, सॉल्व करोगे तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन ई अपॉन में एन आर प्लस का, ये वैल्यू आ जाएगी एन आर प्लस का। क्लियर हुई बात बेटा, ये वैल्यू आप, ये हमारे पास किस कंडीशन में आ गया, पैरेलल में, ये किस में आ गया, सीरीज में। सिंपल है, ठीक है बेटा। इसके बाद बात रहती है हमारे पास, इसके बाद बात रहती है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब है कि कितना वर्क डन, कितना बेटा वर्क डन करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, बाय अ बैटरी इन फोर्सिंग द चेंज फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ठीक है, इसको पे नहीं करना है, ठीक है। तो बेटा V इक्वल टू कितना है, W बाई, तो V, अब हमको वर्क डन निकालना है तो वर्क की वैल्यू कितनी हो गई, VQ, और V इक्वल टू हो गया बेटा I इंटू R, और Q बचा आपके पास, T का मल्टीप्लाई किया T का, तो बेटा Q बाई T क्या बन जाएगा, I। तो W का फॉर्मूला क्या बन गया, I स्क्वायर R और T, क्या बन गया बेटा, I स्क्वायर। और बेटा ये W जो है वो किसके फॉर्म में है, हीट के फॉर्म में, या इसको हम एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R T। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप किसी कंडक्टर में कंटिन्यूसली करंट दे रहे होते हैं, किसी टाइम इंटरवल में काफी समय तक देते रहेंगे, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी जो होगी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगी, और इस एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, I स्क्वायर आर टी। इसी को बेटा बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं इसको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मतलब अगर एक वायर को बार बार आप करंट देते रहें कुछ समय तक, तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या डेवलप होने लग जाएगी, हीट। तार क्या हो जाएगा, गर्म होने लग जाएगा। इसी इफेक्ट को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर दूसरा नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो देखिए बेटा, एनर्जी की यूनिट तो आएगी बेटा जूल में, लेकिन अगर हम उसको कैलोरी में बदलना चाहते हैं तो 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होती है। तो बेटा 1 जूल की वैल्यू हो गई 1/4.18 कैलोरी। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू, तो आ जाएगी आपके पास हीट की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी। और लास्ट बात रह जाती है बेटा इसमें अभी, इलेक्ट्रिक पावर। पावर का मतलब होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग। तो आप बोल सकते हो वर्क अपॉन टाइम बोल दो, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम बोलो। वर्क की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू कितनी थी, आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी, टी से टी, तो आई स्क्वायर आर बच गया। पावर की वैल्यू कितनी बच गई, पावर की वैल्यू कितनी बच गई बेटा, आई स्क्वायर आर। ठीक है भाई, पावर की वैल्यू कितनी बच गई बेटा, आई स्क्वायर आर। तो बेटा आप बस खाली वैल्यू लगा सकते हैं, आई इंटू आर इंटू आई, तो ये क्या बन जाएगा, वी। तो पी इक्वल टू क्या बन गया, वी आई। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा। याद रखेंगे इसको, किलो वाट आवर मत लिखिएगा। 1 किलो वाट में कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और समझिए, 2 तरीके के हमारे पास पावर की यूनिट है। ये जो हॉर्स पावर है ये मैकेनिकल पावर की वैल्यू है। जहां पर मैकेनिकल पावर, जब किसी मशीन में बात करेंगे तो हॉर्स पावर के फॉर्म में बोलेंगे।
है ना, और इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या बोल देते हैं, किलोवाट में, किसमें बोल देते हैं। और जब बेटा इस वैल्यू को किलोवाट आवर मतलब वर्क, भाई अगर फॉर्मूला पढ़ो आप, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, टाइम के लिए क्या लगा दिया आपने, सेकंड, तो ये क्या बन जाता है बेटा, वर्क बन जाता है, जिसकी यूनिट क्या होती है, जूल, क्या होती है बेटा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसको किलोवाट में लिखा जाए, किसमें लिखा जाए, तो 1 किलोवाट आवर, ये असल में है तो जूल में ही बनेगा, तो किलोवाट को लिख सकते हो आप 10⁻³ वॉट, और 1 आवर को लिख सकते हो 3600 सेकेंड्स, तो बन क्या जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6, कितना आएगा बेटा, वॉट सेकेंड, और वॉट सेकेंड क्या बनता है, जूल, तो 3.6 इंटू 10⁻6 क्या बन गया, ये जूल बन जाएगा 1 किलोवाट। लेकिन एक खास बात और समझो कि जो 1 किलोवाट आवर है इसकी वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल तो है ही, ये असल में हमारी कॉमर्शियल यूनिट भी है, क्या है बेटा, ये कॉमर्शियल यूनिट। जब हम घरों में जो एनर्जी को हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट करते हैं, तो हम किस फॉर्म में लिखते हैं, किलोवाट आवर में, किसमें लिखते हैं बेटा, बात समझ में आ रही बेटा। तो जब भी आप बोलते हो ना कि लाइट जो है वो 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट इतनी खर्च हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर का जो बिल आ रहा है पूरे मंथ में 300 यूनिट आ रहा है, तो 300 यूनिट का मतलब कितना है, 300 किलोवाट आर, इतना कंजप्शन कर लिया गया आपके द्वारा, मतलब आपके घर में अप्लायंसेस से। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही बेटा। तो यहाँ तक थोड़ा सा रिवाइज कर लेना।